हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, असिस्टेंट लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरवीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी, आगरा। अब जो मेरा लेक्चर है वो 6 सेम क्वांटिटी सर्वे वैल्यूएशन सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला वो है कॉन्ट्रैक्टरशिप। कॉन्ट्रैक्टरशिप का मतलब ये है कि जो भी काम हम करते हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही करते हैं। जो भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क है, काम हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, मतलब एक ठेका दिया जाता है जिसके अंतर्गत हम उस काम को, सिविल इंजीनियरिंग वर्क को करवाते हैं। उसमें क्वालिटी कंट्रोल और शेड्यूल ऑफ टाइम, ये जो विभाग होता है या इंजीनियर होते हैं या जो काम कराने वाला होता है वो इस पर ध्यान रखता है। तो इसका जो पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्टरशिप। कॉन्ट्रैक्टरशिप के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठेके का क्या मतलब है, उसका अर्थ क्या है कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक रिटन एग्रीमेंट है विच इज़ वैलिड बाय लॉ, मतलब एक ऐसा लिखित में जो भी व्यक्ति या विभाग काम करा रहा होता है और जिससे काम करा रहा होता है उनके बीच में एक अनुबंध हो जाता है। अनुबंध मतलब एक तरीके से एग्रीमेंट हो जाता है कि ये काम इस रेट में किया जाना है, इसके अंतर्गत ये सारे वर्क अकॉर्डिंग स्पेसिफिक उसकी विशिष्टियाँ आ जाएंगी। विशिष्टियों में जैसे मोटार का काम है तो रेशियो आएगा, सीमेंट कंक्रीट का काम है रेशियो आएगा, आरसीसी वर्क है उसमें रेनफोर्समेंट किस लेवल का, माइल्ड स्टील है या टॉर स्टील है, बेंट अप बार्स हैं, ये सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट के अंतर्गत आती हैं और इसी को हम कहते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसी के अनुसार उस कार्य को उस कॉन्ट्रैक्टर को करना होता है। जब वो कार्य चल रहा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होती है, तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है तो कि वो वर्क का कंट्रोल देखे, काम का कंट्रोल करे, किस तरह से हो रहा है, समय पे पूर्ण हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्वालिटी उसमें लग रही है प्रॉपर या नहीं लग रही है। यहाँ पर इसमें सिविल इंजीनियर का एक रोल आ जाता है। तो मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ गए होंगे। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के कार्य को जब किसी व्यक्ति से करवाया जाता है तो वो एक ठेका कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और जो करवाता है वो विभाग होता है या कोई व्यक्ति होता है। किसी भी प्रकार का विभाग या व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए अपने नियम के अनुसार, अपने क्वालिटी के अनुसार काम करवाना ही कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्टर क्या है। कॉन्ट्रैक्टर है वर्क डन ऑफ एनी डिपार्टमेंट और पर्सन। वो डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठेका जो मिलता है वो कोई विभाग भी करवा सकता है या व्यक्ति को मिलता है। तो इसमें दो बातें आ गई। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो विभाग भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे यूपी सिडको है या आवास विकास परिषद है या आपका जल निगम है। मान लीजिए कहीं वाटर लाइन डलनी है या सीवर लाइन डलनी है किसी कॉलोनी में या किसी गांव में, तो सरकार क्या करेगी, अपने काम को उस जल निगम को सौंप देगी या किसी अन्य डिपार्टमेंट को सौंप देगी और अपना काम, जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी का मेन काम क्या है, रोडों को बनाना। जल निगम का मेन काम क्या है, वाटर लाइन और सीवर लाइन को बनाना। इरिगेशन वाले का क्या है, इरिगेशन करता है कैनाल का काम। तो इन सारे कामों को ये विभाग हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में करते हैं गवर्नमेंट के, और ये विभाग भी जब किसी काम को तीसरे व्यक्ति को देते हैं तो वो कहलाता है पर्सन और कॉन्ट्रैक्टर। विभाग भी कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है और जब वो काम पर्सन को देता है तो उसको हम सब कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति इस विभाग से कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है काम करने का। ये विभाग सरकार के अधीन होते हैं, यूपी गवर्नमेंट के अधीन हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हो सकते हैं। जैसे रेलवे का है, रेलवे का जो विभाग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। पीडब्ल्यूडी है, इरिगेशन है, जल निगम है, ये हर एक राज्य के अपने अलग अलग विभाग हैं जो काम कराते हैं।
तो विभाग काम करवा सकता है बतौर कॉन्ट्रैक्टर, विभाग काम दे सकता है बशर्ते क्वालिटी कंट्रोल, और जब काम दिया जाता है तो वो काम कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्टर। अर्थात किसी भी सिविल इंजीनियरिंग वर्क को या इलेक्ट्रिकल वर्क को, इंजीनियरिंग वर्क को कोई भी व्यक्ति या विभाग उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करता है और उसकी जो दर होती है वो निर्धारित रहती है। उन दर के अनुसार उस सिस्टम से वो पेमेंट लेता है, जिसे सिस्टम ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, तो वो ठेकेदार कहलाता है, अर्थात कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। यहाँ समझ गए होंगे कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है क्या। कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, विभाग उस के करे हुए काम को रेट का निर्धारण करते हुए उसको पेमेंट करता है, तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर है सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अब आ जाइए अगला टॉपिक, एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे पहला है कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी डिग्री और डिप्लोमा। जो ठेकेदार है उसको सिविल इंजीनियरिंग की नो हाउ होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग उसको पता होना चाहिए कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का या तो वो डिग्री होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर हो। क्यों? क्योंकि वो जो काम करने जा रहा है उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल होती है, उसकी थिकनेस होती है, उसमें कॉम्पैक्शन होता है, उसकी क्यूरिंग होती है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। जैसे कि आरसीसी का काम है, जितना आप एक दिन में कर सकते हैं मैक्सिमम उस काम को वहीं कर दीजिए। बीच में यदि आपने काम छोड़ा और अगले दिन आप काम शुरू करेंगे तो आरसीसी में क्रैक डेवलप हो जाएगा, और क्रैक डेवलप ना हो तो हमें क्या करना होता है। तो वो सारी बातें एक इंजीनियर ही जानता है और समझ सकता है, इसलिए हम किसी डिग्री या डिप्लोमा को ही कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते हैं। छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि कोई प्लास्टर होना है या कोई क्या कहते हैं सड़क ईंटों की एक लेइंग होनी है, तो वो हम नॉन इंजीनियर वर्क को कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं कि ईंटें बिछानी है, ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं। तो लेकिन जब कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उसमें जो ठेकेदार है उसके पास एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये एसेंशियल के अंतर्गत आता है। दूसरा एसेंशियल क्या, लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। लाइसेंस होल्डर मतलब उसने विभाग में कुछ कामों को या तो किया हो और या उन डिग्री के बेसिस पे उसने वहाँ का लाइसेंस लिया हो। लाइसेंस के लिए कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है कि उसकी एज इतनी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे इस काम का पारंगत होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। ये सारे कुछ ऐसे पार्ट हैं जो लाइसेंस जब आप किसी विभाग से लेते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, तो तब वो लाइसेंस उस विभाग का ले सकता है। तो विभाग का लाइसेंस होल्डर होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तभी उस विभाग में वो जो टेंडर निकलेगा, टेंडर मतलब काम की प्रक्रिया कराने के लिए एक निर्धारित प्रारूप होता है, तभी वो उस प्रारूप को भर करके दे पाएगा। फिर आ जाता है इसका कार्य का अनुभव। उस जो ठेकेदार है उसको अपना कार्य का अनुभव होना चाहिए। चौथी चीज़, उसके पास अपने टूल एंड प्लांट होने चाहिए काम करने के लिए। फावड़ा है, बेलचा है, तसले हैं, कुदाल है, मिक्सर है, वाइब्रेटर है, ये सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्टर के पास होनी चाहिए, जिससे कि कहीं कोई कार्य करने में बाधा नहीं आए। उसके पास जैसे और भी होना चाहिए, पानी का टैंकर होना चाहिए क्यूरिंग करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे जेसीबी मशीन है, किसी चीज़ की खुदाई होनी है तो उसके पास जेसीबी मशीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किसी भी ठेकेदार को देते समय आवश्यकता है। इसीलिए हमने ठेकेदारों का वर्गीकरण कर दिया, ठेकेदार ए कैटेगरी, ठेकेदार बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो ये जितना बड़ा कैटेगरी का ठेकेदार होगा ए का, उसके पास उतना ही एसेट वैल्यू अपनी होंगी और वो उस कार्य को उतने ही प्रिसाइसली शुद्धता से कंप्लीट कर सकता है। उसके पास अनुभव ज़्यादा होगा। बी कैटेगरी के पास थोड़ा कम काम हो सकता है, कम टी&पी उसके पास हो सकते हैं, और सी वाले के पास और कम हो सकते हैं। तो ये वर्क एक्सपीरियंस, टी&पी, उसके पास लाइसेंस क्या कहते हैं अपनी डिग्री, डिप्लोमा, कार्य के अनुभव के आधार पे हम इन सब चीज़ों का निर्धारण करते हैं।
पांचवी बात आ जाती है क्वालिटी कंट्रोल। जो ठेकेदार है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसको तय निर्धारण, तय सीमा के अंतर्गत, तय सीमा, समय और स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत जो निर्दिष्ट हमने मानक बनाए हैं, जो निर्दिष्ट मानक हमने जो निर्धारित किए हैं उसके अंतर्गत कार्य होना चाहिए। समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, जो हमने मानक निर्धारित करे हैं उन मानकों के आधार पर कार्य होना चाहिए, और वो सारी बातें एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं। आप मान लीजिए जैसे हमने कहा कि भाई इसमें काम में पानी क्यूरिंग चाहिए, हमें क्यूरिंग कम से कम 7 डेज की रिक्वायरमेंट है। वैसे 28 डेज चलती है लेकिन मिनिमम 7 डेज हमें चाहिए। तो वहाँ पर ये एसेंशियल हो जाएगा ठेकेदार को कि उसका जो पेमेंट है वो तभी काम दिया जाएगा जबकि उसने पूरे वर्क को, सारे इस मानकों को पूरा करते हुए कार्य को तय सीमा में पूरा किया है, तब ठेकेदार पेमेंट लेने के लिए एंटाइटल हो जाता है। सिस्टम ऑफ पेमेंट के अंतर्गत वो फिट बैठता है। अब आ जाइए, इसमें नेक्स्ट है टॉपिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो पहला पार्ट है वो है लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। लंप सम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें हमने कोई एक काम दिखाया कि भाई ये दीवार खिंचनी है, या ये फर्श डलना है, या यहाँ से यहाँ तक की सड़क का निर्माण होना है। उसमें कुछ हमने स्पेसिफिकेशन बता दिए और उसको ये कह दिया कि भाई तुम्हें इस काम को इतने समय में और इस मानकों के अंतर्गत करना है, और इसका पेमेंट हमने एक मुश्त तय कर दिया। एक मुश्त पेमेंट कहलाता है। एक मुश्त हमने पेमेंट तय कर दिया और उसकी 10% सिक्योरिटी हमने जमा कर ली, तो वो कहलाएगा लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। हमने कोई जो काम उसके अंतर्गत होने हैं उनको बाइफ्रोकेट नहीं किया, उसको बांटा नहीं, अलग अलग रूपों में हमने उसको छांटा नहीं, अलग अलग नहीं करा, केवल काम सौंप दिया कि भाई सड़क बननी है, सड़क में पहले नीचे खुदाई होनी है, बोल्डर डलने हैं, फिर सब ग्रेड बनना है, फिर ग्रेड बनना है, फिर टॉप पेवमेंट बनना है, वो सारे काम आ गए। लेकिन हमने 1 किलोमीटर का बता दिया, भाई 1 किलोमीटर का लमसम एक मुश्त पेमेंट ही है, ये हम आपको देंगे, आप चाहे 10 किलोमीटर बनाओ चाहे 5 किलोमीटर बनाओ। तो वो कोई उसमें तय नहीं किया कि किस पर कितना लेवल पे वर्क पूरा होता जाएगा, तो हम आपको इतना पेमेंट करते चले जाएंगे। दूसरा आ जाता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आइटम ऑफ वर्क है उस हर एक आइटम का हमने जैसे रेट एनालिसिस किया था, आइटम ऑफ वर्क का रेट एनालिसिस किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हर आइटम का पैसा हमें पता है, स्पेसिफिकेशन हमें पता है, शेड्यूल रेट हमको पता है कि कितना ये शेड्यूल रेट कहलाता है। इसको हमने कैलकुलेट किया था एनालिसिस ऑफ रेट के अंतर्गत, कितना मटेरियल लगना है, और वो मटेरियल स्पेसिफिकेशन के निर्दिष्ट मानकों के अनुसार कार्य होना है, और उसका तय रेट ये रहेगा हर आइटम का अलग अलग। तो जैसे जैसे जो आइटम पूरा होता चला जाएगा उस आइटम का हम पेमेंट उसको करते चले जाएंगे। तो वो जो प्रक्रिया है आइटम को अलग अलग ब्रेक करके जो ठेका दिया जाता है वो कहलाता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा आ जाता है इन दोनों का मिक्सचर। कुछ काम तो हमने दे दिया लमसम, जैसे कि फाउंडेशन की एक्सकावेशन है कि भैया तुम इस पूरे फाउंडेशन को खोद दो, उसके हम एक मुश्त पैसा दे देंगे तुमको। या जैसे सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक छोटा आइटम हो गया, उसमें दीवार भी बननी है, फर्श भी बनना है, ऊपर का ढक्कन भी बनना है, हमने लमसम कह दिया कि भाई हम तुमको इसमें एक मुश्त एक सेप्टिक टैंक का इतना पैसा देंगे। अब बाकी और काम भी होने, बाकी और काम में जैसे फाउंडेशन में ब्रिक वर्क होना है, सुपरस्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क होना है, प्लास्टर होना है, बाकी और कामों को हमने आइटम रेट में दे दिया। अर्थात दोनों का मिक्सचर लमसम एंड आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है। रेट भी निर्धारित है आइटम रेट, और एक मुश्त काम भी हमने उससे करवाया है, उसका अलग से हमने उसको लमसम पेमेंट दिया है। ठीक है, जैसे हम कहा कि भाई बिजली की फिटिंग है, बिजली की तुम फिटिंग करो और हर कमरे में 3 पॉइंट होने हैं, तो उसके हिसाब से 3 कमरे हैं, तो हमने आपको केवल इतना मुश्त तय कर दिया कि ये इसका विद मटेरियल आपको पैसा इतना मिलेगा, आपको तय हो कर लीजिए इस काम को।
आपको सही लगता है आप करें, तो वो कहलाएगा लमसम। एक मुश्त पैसा, किसी काम का एक मुश्त पैसा देना लमसम कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, हर एक आइटम को अलग अलग ब्रेक करके हमने उसका पेमेंट किया, रेट हमको पहले से पता था। जो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये सब MCQ के पार्ट हैं, जो छोटे छोटे पार्ट हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आज मेरा आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे जो इसका सिलेबस का पार्ट है, टेंडर वगैरह, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी, डिपॉजिट मनी, ये सारी बातें मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लूँगा। इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।